गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है, भरोसा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और बहुत ही मेहनत से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस जो चल रही है आपकी YouTube पर, उसी क्रम में एक और लेक्चर लेकर आया हूं आपके साथ। आइए आज का ये लेक्चर एक और प्रैक्टिस सेट के साथ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको आती हैं और बहुत सारी चीजें वो भी होंगी जो आपको नहीं आती होंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। प्राथमिक स्तर पर पुरुष शिक्षकों के स्थान पर महिला शिक्षिकाओं को वरीयता दिए जाने का सुझाव दिया। प्रश्न आप समझ गए होंगे। प्राथमिक स्तर पर पुरुष शिक्षकों के स्थान पर महिला शिक्षिकाओं को वरीयता दिए जाने का सुझाव दिया। हर्टांग समिति, जाकिर हुसैन समिति, खैर समिति, वुड एवर्ट समिति। प्राथमिक स्तर पर पुरुष शिक्षकों की जगह पर, स्थान पर किसको? महिला शिक्षिकाओं को वरीयता दिए जाने का सुझाव। पहला कह रहा हर्टांग समिति, जाकिर हुसैन समिति, खैर समिति, वुड एवर्ट को। तो यहां आपको याद रखना चाहिए कि अगर हम फोर्थ ऑप्शन चुनते वुड एवर्ट, इनके सुझाव विशेषतः माध्यमिक शिक्षा के संबंध में थे। इसलिए ये तो कट हो गया आपका, राइट। अब बात करते हैं हर्टांग समिति, जाकिर हुसैन समिति, खैर समिति। चलिए, हर्टांग समिति के बारे में अगर बात करेंगे, ये मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा में ही है। लेकिन इससे मेन पहचान मिली है अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या का पता लगाने के लिए। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या जो है अपव्यय, वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन की प्रॉब्लम से रिलेटेड स्टडी करने एवं सजेशन देने के लिए यह समिति जानी गई। खैर समिति की बात करेंगे तो खैर समिति और जाकिर हुसैन समिति, ये दोनों समितियां जुड़ी हुई हैं किससे? बेसिक शिक्षा से। मुख्य रूप से बेसिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा से जुड़ी हुई दो समितियां, ये वही शिक्षा है जो गांधी जी लेकर आए थे। ठीक है, तो सबसे पहले सुझाव दिए थे जाकिर हुसैन समिति ने, इसके बाद खैर समिति ने इसमें कुछ और करेक्शंस की और अपने सुझाव दिए थे। लेकिन अगर हम प्रश्न की बात करेंगे तो महिला शिक्षिकाओं को वरीयता दिए जाने का सुझाव दिया था जाकिर हुसैन समिति ने। ये कब आई? 1938, राइट। और 1938 में ही खैर समिति भी है। क्लियर है? यहां एक चीज आप याद रखेंगे कि जाकिर हुसैन समिति ने अपनी रिपोर्ट दो भागों में प्रस्तुत की थी। पहली रिपोर्ट थी 1937 में और दूसरी रिपोर्ट थी 1938 में, जो अप्रैल 1938 में आई थी, फाइनल थी वो। ठीक है, और उसी रिपोर्ट के आधार पर यह सुझाव दिया गया था कि प्राथमिक स्तर पर पुरुष शिक्षकों के स्थान पर किसको? महिला शिक्षिकाओं को वरीयता दिया जाना चाहिए। उम्मीद है क्लियर होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। बेसिक शिक्षा योजना के अनुसार हस्त कौशलों एवं उद्योगों के लिए प्रतिदिन समय निर्धारित किया गया। 5 घंटे 30 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट। तो फिर से आप सुनेंगे, बेसिक शिक्षा योजना की बात चल रही है। बेसिक शिक्षा वही है वर्धा, नई तालीम, बुनियादी शिक्षा,
आप सबको पता होगा यहां पर कि गांधी जी ने 7 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा की मांग की थी। ठीक है। वर्धा के सम्मेलन में और वो योजना जब स्वीकृत हुई तो प्रतिदिन शिक्षण कार्य का समय जो निर्धारित किया गया था, प्रतिदिन शिक्षण कार्य का समय निर्धारित किया गया था 5 घंटे 30 मिनट, लेकिन इसमें से 3 घंटे 20 मिनट का समय किसको दिया गया? हस्तकौशलों को एवं उद्योगों को दिया गया था। तो पूछ रहा है बेसिक शिक्षा योजना के अनुसार हस्तकौशल एवं उद्योगों के लिए प्रतिदिन समय निर्धारित किया गया था। यह समय पूर्ण शिक्षा का है, दैट मीन्स पूरे दिन का, लेकिन उस पूरे दिन के समय में 3 घंटे 20 मिनट का समय किसके लिए निर्धारित था? हस्तकौशल एवं उद्योगों के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया 1923, 1917, 1937, 1929। आइए यहां थोड़ा सा समझते हैं। महाराष्ट्र के वर्धा जिले में मारवाड़ी शिक्षा मंडल का रजत जयंती कार्यक्रम है। वो कब हो रहा? 22-23 अक्टूबर 1937 वर्धा में। इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि कौन बनाए गए हैं? गांधी जी बनाए गए हैं। गांधी जी द्वारा बेसिक शिक्षा से संबंधित अपने प्रस्ताव, अपनी मांगे रखी गई हैं और वही कार्यक्रम पूरा का पूरा किस नाम से पॉपुलर हुआ? अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो आप सबको पता कि 37, इसका मतलब थर्ड विल बी राइट, 1937। ठीक है। वर्धा का जो कार्यक्रम था, जिसका आयोजन श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा किया गया था और जिसमें मुख्य अतिथि बनाए गए थे गांधी जी, इसी कार्यक्रम में गांधी जी ने अपनी बेसिक शिक्षा संबंधी मांगों को रखा था। जो पूरा कार्यक्रम अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन के नाम से मशहूर हुआ। हालांकि वो कार्यक्रम कौन सा था? मारवाड़ी शिक्षा मंडल का शिक्षा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में रजत जयंती कार्यक्रम था। ठीक है, स्पष्ट हुआ होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, सही मिलान करें। पहला है आगरा विश्वविद्यालय, दूसरा है दिल्ली विश्वविद्यालय, तीसरा विश्वविद्यालय अधिनियम है और चौथा है कलकत्ता विश्वविद्यालय। तो यहां आप समझेंगे इनसे जुड़े हुए ईयर्स हैं। 1904 है, 1927 है, 1857 है, 1922 है। आपको पता है कि सुपर टेट या किसी भी एग्जाम में जाओगे तो आप कूट मिलान वाले सवाल नॉर्मल है, ये आते ही आते हैं। मैं इस सवाल के माध्यम से यहां ये आपको समझाना चाहता हूं कि आप याद रखें कुछ सवाल ऐसे भी आने हैं। आइए देखते हैं। यहां पर अगर हम देखेंगे कुछ ऐतिहासिक शिक्षा संबंधी बिंदुओं पर, तो मुझे लगता है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र के बाद हुई, 1854 के बाद। तो ये मैच होगा आपका 1857। कलकत्ता विश्वविद्यालय के साथ दो और विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, बंबई और चेन्नई। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय 1857। विश्वविद्यालय अधिनियम, जिसे कर्जन नीति के नाम से जाना जाता है, ये कब पास हुआ? 1904 में। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है 1922 में और आगरा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है 1927 में। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा है। ये पहला का हो रहा है बी, ठीक है, दूसरे का हो रहा है डी, तीसरे का हो रहा है ए और चौथे का हो रहा है आपका सी।
तो मैच कर लेते हैं। पहले का बी क्लियर है, दूसरे का डी क्लियर है, तीसरे का ए और चौथे का सी। इसका मतलब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, यहां देख लेते हैं। पहले का सी नहीं है, ये गलत होगा। पहले का सी, जब ये गलत तो ये भी गलत है। पहले का डी, ये भी गलत है। राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की। व्यावसायिक शिक्षा एबट के द्वारा, वुड के द्वारा, मैकाले के द्वारा, ग्रांट के द्वारा। तो डियर स्टूडेंट, पहली चीज तो ये, भारतीय शिक्षा के इतिहास में 2 वुड हैं। एक का नाम है चार्ल्स वुड, ठीक है, और दूसरे का नाम है एस.एच. वुड। ये दोनों अलग अलग। चार्ल्स वुड आपको पता, ये किससे जाने जाते हैं? महाअधिकार पत्र या फिर बैंगना कार्टा के नाम से, ठीक है, 1854। वुड का घोषणा पत्र 1854 है। क्लियर? जबकि एस.एच. वुड संबंधित हैं आपके एबट के साथ, और वुड ने, एबट ने अपने सुझाव दिए हैं माध्यमिक शिक्षा से रिलेटेड। वुड जाने जाते हैं सामान्य शिक्षा के विषय में सुझाव देने से संबंधित, और एबट जाने जाते हैं व्यावसायिक और तकनीकी। तो पूछ रहा, व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की थी एबट ने, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, हर्टांग समिति ने अपना प्रतिवेदन, अपनी रिपोर्ट साइमन कमीशन को कब प्रस्तुत की? हर्टांग समिति का गठन साइमन कमीशन के द्वारा 1927 में हुआ था, ठीक है। अब प्रतिवेदन कमीशन को कब प्रस्तुत किया गया, इसका मतलब 27 तो हो नहीं सकता, इसलिए दोनों 27 को क्रॉस कर दो। अब पहला कह रहा है कि 5 सितंबर, दूसरा कह रहा है 11 सितंबर। तो डियर स्टूडेंट्स, हर्टांग समिति ने अपना प्रतिवेदन, अपनी रिपोर्ट साइमन कमीशन को 11 सितंबर 1929 को प्रस्तुत की थी। और ये वही रिपोर्ट है जिसमें अपव्यय एवं अवरोधन की महत्वपूर्ण समस्या के विषय में ध्यान दिया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में माध्यमिक शिक्षा बोर्डों की स्थापना का सुझाव दिया। भारत में माध्यमिक शिक्षा बोर्डों की स्थापना का सुझाव दिया। माध्यमिक शिक्षा आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। जी रिप्लाई करें आप लोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। ओके, मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों का सवाल यहां से कनेक्ट हो रहा है। सवाल का आंसर आप यहां से कनेक्ट करें। ये साइकोलॉजिकल सवाल है। भारत में माध्यमिक शिक्षा बोर्डों की स्थापना बिल्कुल नहीं है, इसे चुनना मत। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, जी नहीं। भारतीय शिक्षा आयोग, तो अगर हम यहां बात करेंगे तो ये आता है आपका भारतीय शिक्षा आयोग 1882 आता। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग ये आता है आपका 1902, और माध्यमिक शिक्षा आयोग आता है 1900 आपका 52। तो यहां नहीं है बिल्कुल भी। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ये आता 1970 है, और 1919 कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग आंसर होगा। आपको याद होना चाहिए कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ऐसा आयोग है जिसका गठन किया गया था कलकत्ता विश्वविद्यालय में पीजी कोर्सेज की संभावनाओं का पता लगाने के लिए। लेकिन आयोग का अध्यक्ष कौन था? माइकल सैडलर। सैडलर ने अपने प्रमुख सुझाव माध्यमिक शिक्षा के संबंध में दे दिए थे, और पहला सुझाव जो सबसे महत्वपूर्ण था
बोला कि माध्यमिक शिक्षा, अगर विश्वविद्यालय शिक्षा का स्तर ठीक करना है तो किसको ठीक करना, माध्यमिक शिक्षा को ठीक करना, इसलिए माध्यमिक शिक्षा बोर्डों की स्थापना पहले की जाए। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, माध्यमिक स्तर पर पर्दा नशी युवतियों की शिक्षा के लिए पर्दा स्कूल्स खोलने का सुझाव दिया। पर्दा स्कूल्स, आप सबको पता पर्दा स्कूल्स किसके लिए बनाए गए होंगे, लड़कियों के लिए, खासतौर से वो लड़कियां जो पर्दा रखती हैं। ठीक है, और ये कहां बनने थे, माध्यमिक स्तर पर बनने थे। तो माध्यमिक स्तर पर सुझाव कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के द्वारा दिया गया, और क्लियर हो जाता आपका थर्ड, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। माइकल सैडलर माध्यमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के भी प्रबल समर्थक माने गए, और उन्होंने पर्दा स्कूल्स की स्थापना का भी सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, गोखले विधेयक केंद्रीय धारा सभा इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया गया। यहां दो चीजें समझना आप, गोखले का नाम गोपाल कृष्ण गोखले, कनेक्ट है किससे, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, याद रखना अनिवार्य शिक्षा से। अब इनका बिल और प्रस्ताव, दो बातें हैं। जब गोखले प्रस्ताव की बात होगी, प्रपोजल, जब प्रस्ताव की बात होगी तब दूसरा होगा, और जब विधेयक की बात होगी तब दूसरा जवाब होगा। याद रखना, गोखले प्रस्ताव अगर पूछा जाता तो 1910 के आसपास, और विधेयक पूछा जाता तो 1911, आप याद रखेंगे। तो यहां क्या पूछा जा रहा है, गोखले विधेयक पूछा जा रहा है, प्रस्ताव नहीं पूछा जा रहा, इसलिए हम 10 वाले ऑप्शंस को पहले ही क्रॉस कर लेते हैं। राइट, अब बचे 11 के, तो 16 मार्च और 23 मार्च। तो डियर स्टूडेंट, गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा संबंधी प्रस्ताव केंद्रीय धारा सभा में 16 मार्च 1911 में प्रस्तुत किया था। अफसोस है कि यह विधेयक पास नहीं हो सका और निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य अधूरा रह गया। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, गोखले प्रस्ताव में किस आयु वर्ग के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की बात कही गई थी? इंपॉर्टेंट सवाल है। गोखले प्रस्ताव में किस आयु वर्ग के, तो बेसिक शिक्षा की बात चल रही है, लेकिन बेसिक शिक्षा में भी अलग अलग आयु। तो मेरे ख्याल से अगर हम यहां बात करेंगे, मुझे कुछ समझ में आता है, 6 से 14 ये आप पढ़ते होंगे तो आरटीई पढ़ते होंगे, किसमें सम्मिलित है, आरटीई। ठीक है, अब 6 से 10 बचा हुआ है और 7 से 14 बचा हुआ है, 7 से 12 बचा हुआ। तो दूसरे पर अगर हम बात करेंगे 7 से 14 की बात, वर्धा शिक्षा में किसके द्वारा की गई, गांधी जी द्वारा। गांधी जी ने वर्धा में 7 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए 7 वर्षीय बेसिक शिक्षा की मांग की थी। तो ये हो गया आपका 7 से 14। ठीक है, 7 से 12 की बात की जाएगी तो यहां संबंधित है आपके बड़ौदा नरेश। भारत में सबसे पहला प्रयास अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा का बड़ौदा नरेश सियाजी गायकवाड़ के द्वारा किया गया था, और उन्होंने यह शिक्षा व्यवस्था अपनी रियासत में 7 से 12 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए अनिवार्य की थी। बचा कौन है, बचा एक 6 से 10 वर्ष। तो गोपाल कृष्ण गोखले का प्रस्ताव अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा की आयु वर्ग से संबंधित है आपका 6 से 10। यह एक चीज याद रखना, 6 से 14 से संबंधित आपकी खैर समिति भी है। ठीक है, खैर समिति ने भी 6 से 14, गांधी जी की जो मांग थी उसमें सुधार किया था खैर ने, 7 से 14 की जगह 6 से 14 का आयु वर्ग निर्धारित किया था। उम्मीद है क्लियर है, ये वाला आपका गोखले हो जाएगा। आंसर आपका 6 से 10 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा प्रसार समिति की स्थापना, बंगाल में पर्टिकुलर राष्ट्रीय शिक्षा प्रसार समिति की स्थापना किसके द्वारा, रास बिहारी बोस, अरविंदो घोष,
गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, श्री गुरुदास बनर्जी। तो डियर स्टूडेंट्स, गुरुदास बनर्जी 1902 लॉर्ड कर्जन के द्वारा गठित भारतीय विश्वविद्यालय आयोग में एक अहम सदस्य के रूप में चुने गए थे गुरुदास बनर्जी। ठीक है। बंगाल विभाजन के बाद 1905-1906 में एक समिति की स्थापना की गई, राष्ट्रीय शिक्षा प्रसार समिति, जो किसकी अध्यक्षता में की गई थी? श्री गुरुदास बनर्जी की अध्यक्षता में। और इस समिति ने, आपको ताज्जुब होगा कि बंगाल में 51 हाई स्कूल विद्यालयों की स्थापना की थी। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई? हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना, ठीक है, किसके द्वारा और कब की गई? पहला ऑप्शन कह रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती 1863, राजा राम मोहन राय 1817, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर 1892, स्वामी विवेकानंद 1893। जी बताएं आप लोग। ओके, चलिए, राजा राम मोहन राय, वेरी गुड। याद रखेंगे यहां पर स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक, धर्म प्रचार के साथ साथ, यहां याद रखना, धर्म प्रचार के साथ संस्कृत भाषा प्लस साहित्य का भी प्रचार प्रसार आरंभ किया उन्होंने। पहले तो धर्म से ही जुड़े हुए थे वो, लेकिन 1863 में उन्होंने निश्चय किया कि धर्म के प्रचार के साथ साथ वो भारतीय संस्कृत भाषा और साहित्य का भी प्रचार प्रसार करेंगे। तो इसलिए यहां पर स्वामी दयानंद सरस्वती क्लियर। राजा राम मोहन राय 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं, जो वर्तमान में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता पहले हिंदू कॉलेज के नाम से है, फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से, और यही वर्तमान में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के नाम से पॉपुलर है, जिसकी स्थापना किसने करी थी? राजा राम मोहन राय ने 1817 में। ठीक है। और इस कॉलेज की स्थापना में डेविड हेयर, स्कॉटिश अंग्रेज हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। तो राजा राम मोहन राय के एक मित्र के रूप में कह सकते हो, दोस्त के रूप में डेविड हेयर का भी नाम शामिल हो सकता है। ठीक है। 1819 में ही राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता विद्यालय समाज की स्थापना भी की, जिसके द्वारा करीब 135 इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की स्थापना हुई कलकत्ता में। थर्ड है आपको गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर 1892, एक किताब इन्होंने लिखी, और वो किताब कौन सी थी? शिक्षार हेरफेर किताब लिखी है, शिक्षार हेरफेर। ठीक है। और आगे पता है कि आपको 1901 में शांति निकेतन की स्थापना भी की इन्होंने। शांति निकेतन वर्तमान में विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से पॉपुलर है। स्वामी विवेकानंद 1893 अमेरिका में धर्म सम्मेलन में प्रतिभाग करते हैं 1893 में। तो ये ईयर है आपके, क्लियर है। हमारा इस सवाल के लिए आंसर दूसरा सही है, राजा राम मोहन राय 1817। ठीक है, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया। विदाउट डिले, बिना देर किए हुए आप आंसर करें। शिक्षा से संबंधित एक गुप्त शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था शिमला शिक्षा सम्मेलन के नाम से, शिमला में। इस सम्मेलन की समय अवधि 15 दिन थी, जिसकी अध्यक्षता स्वयं लॉर्ड कर्जन ने की थी, और इस आयोजन का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड कर्जन को जाता है। ठीक है। शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन भी 1901 में हुआ था। इस सम्मेलन के बाद ही कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था, सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में, जिसे रैले कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ। ठीक है। भारतीय शिक्षा का सबसे बड़ा विवाद, जिसका नाम है प्राच्य पाश्चात्य विवाद,
ओरिएंटलिस्ट एंड ऑक्सीडेंटलिस्ट कंट्रोवर्सी। 1833 के आज्ञा पत्र के बाद, 1813 के आज्ञा पत्र के बाद, 1793 आज्ञा पत्र के बाद 1853। तो डियर स्टूडेंट्स 1813। अब 1813 में क्या है कि चार्ल्स ग्रांट की पंचमुखी योजना की स्वीकृति है और भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि प्रस्तावित की जाती है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि प्रतिवर्ष व्यय करेगी। लेकिन आज्ञा पत्र चार्टर की 43वीं धारा में वर्णित 2 शब्द, एक तो साहित्य और दूसरा था भारतीय विद्वान, इन दोनों शब्दों को लेकर मतभेद हुआ और तय नहीं हो पाया कि साहित्य कौन सा, अरबी अथवा संस्कृत साहित्य या फिर अंग्रेजी साहित्य, और भारतीय विद्वान कौन से भारतीय विद्वान जिनको अरबी या फिर संस्कृत आती है या फिर वो भारतीय विद्वान जिनको अंग्रेजी आती है। ये कंट्रोवर्सी इसी पॉइंट से रिलेटेड थी जो एक विवाद के रूप में आया, भाषाओं को कौन सा भाषा माध्यम रहे शिक्षा का। तो ये पूरा का पूरा विवाद है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद, जो कब आया 1813 आज्ञा पत्र के बाद। और इस विवाद को खत्म करने के लिए ही 1833 आज्ञा पत्र के बाद 1834 में 10 जून 1834 को लॉर्ड मैकाले को भारत लाया गया था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना की। भारत में केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? कर्जन, रिपिन, वुड, ऑकलैंड। तो डियर स्टूडेंट्स लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन पर्सन जिसने भारत में केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना की। यही कर्जन है जिन्होंने बिहार में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र की भी स्थापना की और शिक्षा से धर्म शब्द को हटाकर नैतिक शब्द को जोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हंटर कमीशन के सुझाव मुख्य रूप से किस स्तर की शिक्षा से संबंधित थे? यही आपका हंटर कमीशन है जो किस नाम से जाना जाता है? भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। 1882 इस आयोग का गठन लॉर्ड रिपिन के द्वारा किया गया था और इस आयोग ने अपने प्रमुख सुझाव केवल और केवल प्राथमिक शिक्षा के स्तर को ठीक करने के संबंध में दिए थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, चार्ल्स वुड का आज्ञा पत्र कब प्रकाशित हुआ? चार्ल्स वुड आज्ञा पत्र, वुड डिस्पैच जिसे बोलते हैं, वो कब प्रकाशित हुआ? 9 मार्च 1854, 12 सितंबर 1854, 19 जुलाई 1854, 27 जनवरी 1854। डियर स्टूडेंट्स ये तो सबको पता कि चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र आया है आपका 1854 में, लेकिन अब 1854 में भी कौन सी डेट थी ये पूछा गया। तो क्लियर करें, कंफर्म करें, 19 जुलाई 1854। चार्ल्स वुड ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के चेयरमैन थे जिन्होंने भारतीय शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी। वुड का घोषणा पत्र ही भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, जिसे हिंदी में भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र अथवा शिलालेख के नाम से भी जाना गया। ठीक है, 19 जुलाई 1854। इज दैट क्लियर? चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत अथवा छनोही सिद्धांत डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक माने जाते हैं? लॉर्ड विलियम बेंटिक, चार्ल्स ग्रांट, लॉर्ड वेलेजली, थॉमस बेबिंगटन, मैकाले। तो बिल्कुल है, अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं थॉमस बेबिंगटन, मैकाले अथवा यही है आपके लॉर्ड मैकाले। ठीक है, किसके द्वारा आमंत्रित थे? विलियम बेंटिक के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अपनी कानूनी परिषद का सलाहकार बनाकर लॉर्ड मैकाले को भारत बुलाया था और उद्देश्य था कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत हो। प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत करने के लिए ही एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था जिसमें अंग्रेजी माध्यम को शिक्षा घोषित करा गया और निस्यंदन सिद्धांत का सुझाव दिया गया था। निस्यंदन क्या था? उच्च वर्ग को अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी जो निम्न वर्ग तक बूंद बूंद करके या फिर टपक टपक कर स्वतः पहुंचेगी, ये था।
चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। मदरसा किस स्तर की शिक्षा से संबंधित, मदरसा किस स्तर की शिक्षा से संबंधित था? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, निम्न शिक्षा। मुझे नहीं लगता यहां बताना पड़ेगा आपको। मध्यकाल में शिक्षा के दो सेंटर हैं, एक है मकतब और दूसरा है आपका मदरसा। तो मकतब प्राथमिक से है और मदरसा आपका उच्च से है। तो थर्ड विल बी राइट, उच्च शिक्षा से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। पूना संस्कृत कॉलेज, अब यहां पर भी याद रखना, एक है आपका बनारस संस्कृत कॉलेज, और एक है पूना संस्कृत कॉलेज। ठीक है, ये दो संस्कृत के कॉलेज हैं। 1781 कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुई थी वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा, और 1791 बनारस संस्कृत कॉलेज किसके द्वारा? जोनाथन डंकन। कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी हेस्टिंग्स ने, ठीक है। जोनाथन डंकन ने 1791 बनारस संस्कृत। यहां पूछा जा रहा पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की? लॉर्ड वेलेजली, एल्फिंस्टन, ऑकलैंड, जॉन एडम। तो डियर स्टूडेंट्स, एल्फिंस्टन, गवर्नर जनरल एल्फिंस्टन ने 1821 में पूना में वैदिक अनुयायियों या फिर कह सकते हो हिंदू धर्म के जो धर्मा अनुलंबी हैं उनसे चंदा इकट्ठा करके एक संस्कृत कॉलेज का निर्माण किया था पूना में एल्फिंस्टन के द्वारा। ठीक है, क्लियर है? तो ये था आपका आज का प्रैक्टिस सेट। उम्मीद है क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं तो अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए, शेयर जरूर करें। अच्छा लगता है तो लाइक भी करें, ठीक है। और आप सबको पता है कि सुपर टेट और ऑल टेट से रिलेटेड सीडीपी विद प्रैक्टिस कंप्लीट कोर्स की क्लासेस मैं लाइव दे रहा हूं। इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप दिए गए नंबर पर 9936474790 इस नंबर पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए, ठीक। इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर लाइव क्लास कंसल्ट ऑन दिस नंबर, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ बहुत जल्दी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गुड नाइट।